सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री में तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। बच्चों, ध्यान रहे कि एपिसोड देखने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को जरूर बनाना है। वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए भी, ताकि आपका फ्लो बढ़िया बन जाए। तो समय वेस्ट नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का भाग 3। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे विषय आधुनिक आवर्त सारणी से। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, तत्वों के वर्गीकरण के लिए काफी सारे सिद्धांत दिए गए। उनमें से पहला सिद्धांत था डॉबी-रेनॉल्ड्स का त्रिक नियम। डॉबी-रेनॉल्ड्स ने तत्वों को 3 के समूह में बांटा था। इस समूह को उन्होंने त्रिक का नाम दिया था, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायड कहते हैं। इस नियम के अनुसार मध्य में स्थित तत्व का द्रव्यमान बाकी 2 तत्व के द्रव्यमान के औसत के बराबर था। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे होंगे। यह चित्र त्रिक का है। इस नियम में काफी खामियां थी। यह नियम एक सफल नियम नहीं था। इसीलिए दूसरा नियम आया, जिसे जॉन न्यूलैंड ने दिया था। इस नियम का नाम था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण उससे पहले तत्व के गुण के समान होते हैं, जब हम इन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह न्यूलैंड द्वारा दिया गया था। इसमें अष्टक सिद्धांत के अनुसार तत्वों को रखा गया था, यानी लिथियम के गुण सोडियम के गुण के बराबर थे, क्योंकि सोडियम लिथियम से 8वां तत्व था। इस नियम में भी काफी कमियां थी, क्योंकि यह सभी तत्वों को वर्गीकरण नहीं करता था। इसीलिए दूसरा सिद्धांत आया, जो कि दिमित्री मेंडलीव ने दिया था। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का नियम दिया था, जिसके मुताबिक तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
उन्होंने पहली बार आवर्त सारणी का जिक्र किया था, इसीलिए दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी का है। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को खाली छोड़ा था। उनका यह मानना था कि जब भविष्य में और तत्वों की खोज होगी तो उन तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर इस आवर्त सारणी में जगह दी जाएगी। मेंडलीव का सिद्धांत एक सक्सेसफुल सिद्धांत था, पर इस सिद्धांत में भी कुछ खामियां थी। इस खामियों को आगे पढ़ा था हेनरी मोजेले ने। हेनरी मोजेले ने 1931 में कुछ तत्वों के एक्सरे स्पेक्ट्रों को पढ़ा था। उन्हें इन स्पेक्ट्रमों में नियमितता पाई थी। उन्होंने एक ग्राफ बनाया था। पहला ग्राफ उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और आवर्ती की वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया, और एक ग्राफ उन्होंने परमाणु क्रमांक और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, यह परमाणु क्रमांक और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। इस ग्राफ को पढ़ के हेनरी मोजेले ने यह बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। क्या आप परमाणु क्रमांक के बारे में जानते हैं? एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। मान लीजिए स्क्रीन पर दिए गए चित्र एक परमाणु यानी एटम का है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, परमाणु के केंद्र को नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक में दो तरीके के कण पाए जाते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन, और नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक इन प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं। उसी तरीके से एक और टर्म होती है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। क्या आप बता सकते हैं मास नंबर किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। हेनरी मोजेले द्वारा मेंडलीव आवर्त सारणी में कुछ चेंजेस करे गए। उसे हम आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। आइए आधुनिक आवर्त नियम या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ें। इस नियम के मुताबिक तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। किसी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में क्षैतिज पंक्तियों को यानी हॉरिजॉन्टल रो को आवर्त कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। उन तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाता है जिनके समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी का है।
आवर्त में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था की जाती है और वर्गों में उन तत्वों को रखा जाता है जिनके समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वर्ग यानी ग्रुप की। इसको अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के वर्टिकल कॉलम को हम वर्ग कहते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा, और एक आवर्त सारणी में 18 वर्ग या 18 ग्रुप्स होते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक आवर्त सारणी का है। इसमें आप ग्रुप 1 या वर्ग 1 को देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं, यह उन तत्वों का है जो वर्ग 1 या ग्रुप 1 में आते हैं। यह सारे तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान है, इसीलिए यह एक वर्ग या एक ग्रुप में है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आइए अब बात करते हैं आवर्त यानी पीरियड की। जैसा हमने अभी पढ़ा, आवर्त सारणी दो चीजों से बनता है। एक होता है वर्ग यानी ग्रुप, दूसरा होता है आवर्त यानी पीरियड। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं और आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं यानी 7 पीरियड होते हैं। एक आवर्त में सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन कोश यानी इलेक्ट्रॉनिक शेल समान होती है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें आप वर्ग और ग्रुप को देख रहे होंगे, जो कि एक वर्टिकल कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टल रो होता है पीरियड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर एक चित्र है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 18 वर्ग या 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 आवर्त यानी 7 पीरियड। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि 2 आवर्त को अलग से लिखा गया है। इस आवर्त को हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में आप आवर्त सारणी को देख रहे होंगे। इसमें हमने हर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। हमारी आगे की वीडियोस में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम तत्वों का नामकरण के बारे में सीखेंगे और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे परिचय से, उसके बाद हम पढ़ेंगे सदिश तथा अदिश राशि, तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे सदिशों की वास्तविक व ऋणात्मक संख्या से गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। आप सरल रेखा में गति का अध्ययन कर ही चुके हैं, जिसके अंतर्गत कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है और यदि इसमें आपको दिशा बतानी हो तो आप दो दिशा बता सकते हैं, जो कि होती है धनात्मक या फिर ऋणात्मक। यदि राइट हैंड साइड पिंड गति कर रहा है तो उसे धनात्मक बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड गति कर रहा है तो उसे ऋणात्मक बोलते हैं। पर यदि पिंड इन दो के अलावा किसी तीसरी दिशा में भी गति करे, तब आप उस पिंड की दिशा को कैसे व्यक्त करेंगे? इसी तरह की गति के बारे में हम पढ़ते हैं समतल में गति के अंतर्गत। आइए देखते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए ये कोई समतल है, जैसे आपकी मेज होती है या फिर आपके घर का फर्श होता है, और इस पे कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है और कुछ देर बाद वो किसी दूसरी दिशा में गति करना शुरू कर देता है। तो इस पिंड की इस तरह की गति को हम समतल में गति बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और शुरू करते हैं अदिश राशि से। अदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। इसके उदाहरण हैं ऊर्जा, तापमान आदि। जैसे जब आप कॉफी पीते हैं, तब यदि आपसे पूछा जाए कि कॉफी का तापमान कितना है, तब आप अपने उत्तर के साथ तापमान की दिशा नहीं बताएंगे। या फिर आपसे पूछा जाए कि कॉफी का तापमान किस दिशा में है, तो यह प्रश्न बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि तापमान की कोई दिशा नहीं होती है, इसका सिर्फ परिमाण होता है और इसलिए तापमान एक अदिश राशि होती है। अदिश राशियों को साधारण संख्याओं के समान ही जोड़ा, घटाया, गुणा व विभाजित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। यहां पर एक लंबाई L1 बराबर 10 मीटर को लिखा गया है, और यदि यहां पर एक दूसरी लंबाई को लिखें जो कि L2 बराबर 20 मीटर है, तो इनका योग प्राप्त करने के लिए इनको साधारण संख्याओं के समान ही जोड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं। यहां पर लिखा है L बराबर L1 प्लस L2, जहां पर L L1 और L2 का योग है, और इसे हम लिखते हैं 10 मीटर प्लस 20 मीटर। तो इस तरह L का मान मिल जाता है 30 मीटर। चलिए अब आगे चलते हैं और सदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। सदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो अगर आपको बॉल इस बास्केट में डालनी है, तो आपको ये एक निश्चित दिशा में फेंकनी होगी, और इसीलिए इस बॉल की वेलोसिटी यानी वेग के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। और इसी तरह की राशियों को सदिश राशि कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं विस्थापन, वेग तथा त्वरण आदि। तो आइए आगे चलते हैं और स्थिति सदिश के बारे में पढ़ते हैं। एक गतिमान वस्तु के लिए स्थिति सदिश को मूल बिंदु से एक विशेष समय में
कण की स्थिति की ओर खींचे गए सदिश के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। यहां पर हम एक क्षैतिज अक्ष लेते हैं जिसे x से प्रदर्शित करते हैं और इसी प्रकार एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं जिसे y से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों अक्ष विस्थापन के अक्ष हैं। अब यहां पर हम मूल बिंदु मानते हैं जिसे 0, 0 से प्रदर्शित किया गया है और जिसे हम O बोलते हैं। अब मानते हैं कि कोई वस्तु प्रारंभ में मूल बिंदु पर थी और वह गति करती है और किसी दूसरे बिंदु P पर पहुंच जाती है, तो मूल बिंदु और वस्तु के अंतिम बिंदु के बीच बना सदिश स्थिति सदिश कहलाता है, जिसे लाल रंग के सदिश से प्रदर्शित किया गया है। यदि सदिश के परिमाण को r से प्रदर्शित किया जाए तो यह लिखा जा सकता है सदिश OP बराबर सदिश r। सदिश के ऊपर हमेशा एक तीर लगा के प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और विस्थापन सदिश के बारे में पढ़ते हैं। किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच खींचे गए सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। आइए इसे भी हम ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई x एक्सिस है और यहां पर y एक्सिस है और मूल बिंदु को 0, 0 से प्रदर्शित किया गया है। अब मान लीजिए कोई पिंड किसी स्थिति से चलना प्रारंभ करता है जिसे A से दिखाया गया है और वह अंतिम स्थिति P पर पहुंच जाता है, तो पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच खींचे गए सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। यदि इसके परिमाण को D से प्रदर्शित किया जाए तो यह लिखा जा सकता है सदिश AP बराबर सदिश D। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और सदिशों की समता के बारे में पढ़ते हैं। यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा समान है तो वह दोनों सदिश समान कहलाते हैं। चलिए इस परिभाषा को एक दूसरी तरह पढ़ते हैं। यदि दो समानांतर सदिशों का परिमाण समान है तो दोनों सदिश समान होते हैं। चलिए इन दोनों के लिए हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई सदिश A इस प्रकार है और सदिश B इस प्रकार। तो यदि आप देखें तो सदिश A तथा B के परिमाण समान हैं तथा दोनों सदिशों की दिशा भी समान है, तो इसलिए सदिश A तथा सदिश B को हम समान कह सकते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें सदिश A इस प्रकार है लेकिन सदिश B इस प्रकार है। तो यहां पर सदिश A तथा B के परिमाण समान है परंतु दिशा अलग है, इसलिए यह दोनों सदिश समान नहीं होंगे। चलिए ऐसे ही हम कुछ सदिशों का उदाहरण देखते हैं जो समान नहीं होते। हमारा पहला उदाहरण इस प्रकार है। यहां पर आप दो अलग अलग सदिश देख सकते हैं जिसमें एक सदिश को हरे रंग तथा दूसरे सदिश को लाल रंग से प्रदर्शित किया है। यहां पर दोनों सदिश के परिमाण समान है परंतु दिशा भिन्न है, इसलिए यह दोनों सदिश असमान होंगे। चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जो इस प्रकार है। अब इस उदाहरण में दोनों सदिश एक ही दिशा में अग्रसर है, इसलिए दोनों सदिश की दिशा समान होंगी परंतु दोनों सदिश के परिमाण भिन्न हैं, इसलिए यह दोनों सदिश समान नहीं होंगे। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर हमारा पहला सदिश इस प्रकार है तथा दूसरा सदिश इस प्रकार। तो यहां पर
दोनों सदिश के परिमाण समान है, परंतु दूसरे सदिश की दिशा पहले सदिश की दिशा के विपरीत है, इसलिए यह दोनों सदिश भी समान नहीं होंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा के बारे में पढ़ते हैं। यदि एक सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है तो परिणाम स्वरूप एक सदिश मिलता है जिसका परिमाण प्रारंभिक सदिश के परिमाण तथा वास्तविक संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बाद मिले सदिश की दिशा समान रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सदिश है a, जिसको इस प्रकार दिखाया गया है तथा एक वास्तविक संख्या है लैम्डा। तो यदि हम इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो हमें एक अन्य सदिश मिलता है जिसको हम लिखते हैं b, और b बराबर होता है लैम्डा इंटू सदिश a। और यह सदिश हमें कुछ इस प्रकार मिलता है जिसकी दिशा तो समान रहती है परंतु उसका परिमाण बदल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम एक सदिश लेते हैं जो इस प्रकार है, सदिश a बराबर 6i कैप, और एक वास्तविक संख्या लेते हैं जो इस प्रकार है, लैम्डा बराबर 3। तो इनका गुणनफल इस प्रकार होगा जिसे हम लिखते हैं सदिश b बराबर लैम्डा इंटू सदिश a, जिसे लिख सकते हैं 3 इंटू 6i कैप, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है 18i कैप। तो b का मान हो जाता है 18i कैप। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सदिशों की ऋणात्मक संख्या से गुणा के बारे में पढ़ते हैं। यदि एक सदिश को ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाता है तो एक सदिश मिलता है जिसका परिमाण प्रारंभिक सदिश तथा ऋणात्मक संख्या के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाणी सदिश की दिशा प्रारंभिक सदिश की दिशा के विपरीत हो जाती है। चलिए आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कोई सदिश a इस प्रकार है जिसको इस तरह प्रदर्शित किया गया है तथा एक ऋणात्मक संख्या इस तरह है जिसे लिखा गया है माइनस लैम्डा। तो इनका गुणनफल इस प्रकार होगा जिसे हम लिखते हैं सदिश b बराबर माइनस लैम्डा गुणा सदिश a, जिसे इस प्रकार दिखाया जा सकता है जिसकी दिशा प्रारंभिक सदिश के विपरीत होती है। तो आइए आगे चलते हैं और इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम एक सदिश लेते हैं a बराबर 5i कैप तथा एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं जिसे हम लिखते हैं लैम्डा बराबर -4। अब इन दोनों के गुणनफल को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं जो कि है सदिश b बराबर लैम्डा गुणा सदिश a, जिसे हम आगे लिख सकते हैं -4 गुणा 5i कैप, जिससे हमें सदिश b का मान मिल जाता है -20i कैप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले सीखा सदिश तथा अदिश राशि के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने जाना सदिशों की ऋणात्मक संख्या से गुणा के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल विधि द्वारा सदिशों का संकलन तथा व्यवकलन तथा सदिशों का वियोजन। धन्यवाद।
Dari COVID ke dalam dia kata. नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हम आज कौन कौन से चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रबल विद्युत अपघटय के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम दुर्बल विद्युत अपघटय के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं मोलर चालकता से। मोलर चालकता और चालकता के बीच निम्नलिखित संबंध है। Am लैम्डा m बराबर कप्पा अपॉन में C। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जितनी भी चीजें स्क्रीन पर लिखी हैं, लैम्डा m, कप्पा और C, आइए इनकी इकाई देख लेते हैं। तो इन मात्राओं की इकाई निम्न प्रकार से है। जो कप्पा की इकाई है वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है। सी की जो इकाई है वो है 1000 लीटर पर मीटर क्यूब गुणा मोलरता, और मोलरता की इकाई मोर पर लीटर होती है। उसके बाद लैम्डा m की इकाई है सीमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। इन मात्रा की इकाइयों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं चालकता का परिवर्तन। आप अपने सामने एक ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में चालकता और C के बीच में एक हमने ग्राफ बनाया है। तो आप देख सकते हैं CH3COOH के लिए वो ग्राफ एक कर्व की आकार में जा रहा है, और वहीं KCl के लिए वो जो कर्व है वो एक सीधी रेखा है। होता क्या है, विद्युत अपघटय की सांद्रता में वृद्धि के साथ मोलर चालकता कम हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में। जैसे हम सांद्रता बढ़ा रहे हैं वैसे मोलर चालकता कम हो रही है। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघटय के बारे में। मोलर चालकता और सांद्रता के बीच निम्नलिखित संबंध है। लैम्डा m बराबर लैम्डा नॉट m माइनस a C की पावर 1/2। आपने देखा था कि KCl के केस में
जो ग्राफ बन रहा था वो एक सीधी रेखा बन रहा था, तो वो सीधी रेखा इसीलिए बन रहा था। आप अगर इस समीकरण को देखें तो ये एक सीधी रेखा का समीकरण है। लैम्डा m बराबर लैम्डा नॉट m माइनस a c की पावर 1/2, ये एक सीधी रेखा का समीकरण है। यही कारण है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा था KCL के लिए, जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, वो एक सीधी रेखा बन रहा था। तो ये होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं कोलराउश नियम की। एक विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। इसे कोलराउश लॉ कहते हैं। जैसे हमने NaCl के लिए लिखा है, उसकी जो सीमांत मोलर चालकता है NaCl की, वो बराबर होगी Na+ की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl- की सीमांत मोलर चालकता। ये कोलराउश नियम होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इसके ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य। यह अल्प वियोजित होते हैं और इसमें जो अल्फा की वैल्यू आती है वो बराबर होती है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं Ka की समीकरण की। तो Ka का जो समीकरण होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य का, वो आपके सामने है। आपने 11वीं कक्षा में एक 7वां अध्याय पढ़ा होगा। उस अध्याय में आपने Ka का जो समीकरण है वो लिखना सीखा होगा। अगर आपको याद नहीं तो आप घर जाकर एक बार कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की किताब को खोलिए और उसमें जो 7वां अध्याय है उसे देखिए। उसमें आपको Ka का समीकरण मिलेगा, जो कि होता है C∝² अपॉन में 1 माइनस अल्फा। आपको मैंने अभी अल्फा की वैल्यू पीछे करवाई है, तो अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए और इससे आपका जो आंसर आएगा वही एक समीकरण बन जाएगा। उस समीकरण का इस्तेमाल आपको अलग अलग प्रश्नों में करना होगा। तो ऐसे निकालते हैं हम Ka की वैल्यू। मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप Ka की वैल्यू को निकालने के ऊपर अपनी NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से कुछ प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं और ये जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने मोलर चालकता के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रबल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में ग्राफ देखा। हमने देखा कि प्रबल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा बनता है, वहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व बनता है, वो सीधी रेखा नहीं बनता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे विद्युत अपघटनी सेल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता, इसके बाद प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता और अंत में प्रतिरोधों का संयोजन। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं अपने पहले विषय विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के साथ। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी पदार्थ या चालक का प्रतिरोध कुल 3 चीजों पर निर्भर करता है, जो थे चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। लेकिन इनमें से पहले 2 बिंदुओं के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु यानी पदार्थ की प्रकृति की। दोस्तों, हर एक पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के लिए अलग अलग पथ होता है, यानी किसी पदार्थ में पथ में रुकावटें ज्यादा होती हैं, जिससे कि प्रतिरोध ज्यादा होता है, जबकि किसी पदार्थ के अंदर रुकावट कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाते हैं और पदार्थ का प्रतिरोध कम रहता है, जैसे किसी धातु में। दोस्तों, यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति के लिए प्रतिरोधकता का उपयोग करते हैं, जिसे यहाँ रो से दर्शाया जाता है और इसकी परिभाषा होती है 1 मीटर स्क्वायर काट के क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। इसके साथ ही प्रतिरोधकता को निकालने के लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं, जिससे रो आता है R गुणा A बटे L। और दोस्तों, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। आइए अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के प्रतिरोधों की 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोधकता की। जैसे चालक की प्रतिरोधकता 0 डिग्री सेल्सियस पर 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 से 98 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 ओम मीटर तक होती है, यानी किसी चालक में प्रतिरोधकता का मान काफी कम होता है, जबकि मिश्र धातु में ये मान 48 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 से 100 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 तक होता है, यानी लगभग चालक की ही कोटि का। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्र धातु 2 धातु जो कि चालक होती हैं, उन्हीं से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अर्धचालक में प्रतिरोधकता का मान चालक से ज्यादा यानी 3.5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 से 2.3 गुणा 10 की घात 3 तक होता है। और दोस्तों, यही कारण है कि एक शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती, और अंत में कुचालक जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है, यानी 2.5 गुणा 10 की घात 5 से 10 की घात 16 तक। पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ प्रतिरोधकता पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करती है, जिसे इस समीकरण से दर्शाया जा सकता है। दोस्तों, इस समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर प्रतिरोधकता रो T बराबर होती है रो नॉट ब्रैकेट 1 जमा अल्फा ब्रैकेट T घटा T नॉट के। यहाँ पर रो T ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है, जबकि रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है। दोस्तों, अल्फा को कहा जाता है प्रतिरोध का तापमान गुणांक और T होता है वह तापमान जिस पर प्रतिरोधकता को मापना है, और अंत में T नॉट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा विश्रांति काल टाउ के संदर्भ में पदार्थ की प्रतिरोधकता को लिखा जाता है रो बराबर m बटे n e की घात 2 टाउ। तो दोस्तों, अगर हम ऊपर वाली समीकरण से 3 अलग अलग पदार्थ जैसे कि सोना, तांबा और चांदी के लिए ग्राफ बनाएं
तो वो कुछ इस तरह से आएंगे। दोस्तों ये तीनों ही धातु यानी चालक हैं। हाँ, बस इनकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे कम प्रतिरोधकता है Ag यानी चांदी की, जबकि सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता है सोने की। अब अगर हम तीन अलग अलग प्रकार के पदार्थ यानी चालक, अर्धचालक और कुचालक के लिए ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे कि सबसे पहले किसी चालक के ग्राफ की प्रकृति अगर हम देखें तो वह कुछ इस तरह से होगी। अब अगर मिश्र धातु के लिए देखें तो मिश्र धातु के लिए ग्राफ की प्रकृति रेखीय होगी, कुछ इस तरह से। और अंत में अर्धचालक की अगर बात करें तो अर्धचालक के लिए ग्राफ कुछ इस तरह की प्रकृति का होगा, यानी जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थ की प्रतिरोधकता घटती जाएगी। आइए अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। दोस्तों किसी परिपथ में किन्हीं दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को मुख्यतः दो तरह से जोड़ा जाता है। पहला संयोजन कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, जबकि दूसरा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। दोस्तों इस तरह के संयोजन में प्रतिरोध एक दूसरे से एक के बाद एक सिरे से जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि R2 प्रतिरोध R1 प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा है, जबकि R3 प्रतिरोध R2 के दूसरे सिरे से जुड़ा है। अब मान लीजिए कि इस पूरे परिपथ में बैटरी I धारा प्रवाहित करती है, तो इन तीनों ही प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली धारा समान यानी I ही होगी। यानी सभी प्रतिरोधों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होती है। इसके साथ साथ परिपथ का कुल प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध सहित व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और अंत में किसी भी प्रतिरोधक में विभवांतर इसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस पूरे परिपथ के लिए अगर हम देखें तो कुल प्रतिरोध RS होगा R1 जमा R2 जमा R3। तो अब बारी आती है दूसरे संयोजन यानी समांतर क्रम संयोजन की। इस तरह के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के टर्मिनल एक दूसरे से किसी समान बिंदु पर जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 के टर्मिनल एक दूसरे से एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। अब अगर इस प्रतिरोध में बैटरी कुल विद्युत धारा I प्रवाहित करती है तो ये धारा इस उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर विभाजित हो जाती है और तीनों प्रतिरोधों से धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होने लगती है। इसके साथ साथ सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है और इसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर ही होता है। इसके अलावा पार्श्वक्रम संयोजन के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कुल धारा विभिन्न प्रतिरोधों के माध्यम से प्रवाहित व्यक्तिगत धाराओं के योग के बराबर होती है। और अंत में किसी भी प्रतिरोधक के माध्यम से धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा किसी समांतर क्रम संयोजन के लिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कुछ इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, यानी 1/Rp बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। आइए अब इन्हीं विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 3 प्रतिरोधों का एक समांतर क्रम संयोजन 20 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। यदि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 8 ओम के हैं तो तीसरे का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में है, जिसमें V बराबर है 20 वोल्ट के, I बराबर है 5 एम्पीयर और R1 है 10 ओम तथा R2 है 8 ओम और R3
जो हमें निकालना है उसे हम मान लेते हैं कि वह है R। अब जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि कुल प्रतिरोध Rp बराबर होगा V/I के, यानी 20/5 बराबर होगा 4 ओम के। इसके साथ साथ समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध को लिखा जा सकता है 1/Rp बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। अब इसमें Rp, R1 तथा R2 का मान रखने और हल करने पर R आता है 40 ओम, यानी तीसरा प्रतिरोध 40 ओम का होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता को, जिसे लिखा जा सकता है ρ बराबर R गुणा A/L से। इसके बाद जाना प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता को और अलग अलग प्रतिरोधों के लिए प्रतिरोधकता और तापमान के बीच के ग्राफ को समझा। और अंत में हमने बात की प्रतिरोधों का संयोजन की, जो 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की। इसके बाद समझेंगे विद्युत शक्ति को और अंत में हम बात करेंगे सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध की। तब तक के लिए गुड बाय। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।